जय बिहार दोस्तों, एग्जामपुर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 11 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स को और इसी वीडियो में हम लोग सम्मिलित करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? आज का पहला सवाल जो है ये बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड है और महत्वपूर्ण सवालों में से एक रहेगा। तो पहला सवाल बोल रहा है कि मिथिला की कला संस्कृति को नया आयाम देने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा झंझारपुर, एक जगह है झंझारपुर जो कि लोकसभा क्षेत्र के तहत भी आता है, तो झंझारपुर में मिथिला हाट का निर्माण पूरा हो गया है और इसका जो है लोकार्पण आज ही के दिन यानी कि 11 जनवरी 2023 को किया जाएगा। तो बोल रहा है कि इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो लोकार्पण किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बोल क्या रहा था यहाँ पे? मिथिला हाट को बात समझेंगे हम लोग। मिथिला हाट जो कि आप लोग को झंझारपुर, और झंझारपुर कहाँ पर देखने को मिलेगा? मधुबनी में देखने को मिलता है झंझारपुर। झंझारपुर आप लोगों से पूछा जाए बच्चे कि ये कहाँ पर, तो मधुबनी में देखने को मिलेगा। तो बोल रहा है कि मिथिला हाट का निर्माण पूरा हो गया है, आज लोकार्पण किया जाएगा यानी कि 11 जनवरी को किया जाएगा 2023 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीतीश कुमार राइट आंसर। नीतीश कुमार अभी तक के बिहार के इतिहास में बात करें तो सबसे ज्यादा दिनों तक अगर बोलेगा कोई कि मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है तो वो नीतीश कुमार जी के नाम पे है, ये भी याद रखिएगा। और नीतीश कुमार का जन्मदिन जो होता है ये कब होता है? 1 मार्च को। और 1 मार्च को जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, जदयू पार्टी है, इनके द्वारा जो है विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। विजय कुमार चौधरी की अगर बात करें, ये भी वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में ये मंत्री हैं। विजय कुमार चौधरी भी देखिएगा तो आपको जो है मंत्री हैं। जो भी बिहार के कैबिनेट में मंत्री रहेगा उनको या तो बिहार विधान परिषद का मेंबर होना चाहिए या तो बिहार विधानसभा का मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जिस अनुसार से अगर पूछ रहा था, अगर बोले जाए कि विजय कुमार चौधरी जो हैं ये कौन सा विभाग के मंत्री हैं, तो वित्त विभाग के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव की अगर बात करते हैं तो इनके पास बहुत सारा मंत्रालय है। जैसे अगर बात किया जाए तेजस्वी प्रसाद यादव का, तो पथ निर्माण विभाग है इनके पास, पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, और इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग भी इनके वो पास है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आज ही के दिन अगर कोई मधुबनी से होगा तो उनको पता होगा कि मिथिला हाट आपके यहाँ है, जो कि NH-57 के किनारे देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे जो है ना उसके 57 के किनारे आप लोग को देखने को मिलेगा। NH-57 के किनारे आप लोग को देखने को मिलता है क्या? मिथिला हाट। और इसका लोकार्पण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव जो पार्टी है इनका राष्ट्रीय जनता दल है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 5 जुलाई को हुआ था 1997 को। 5 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुआ था। और जब से स्थापना हुआ है बाबू याद रखिएगा, जब से स्थापना हुआ है तब से अभी तक लालू प्रसाद यादव जो है वो क्या है? तो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। जैसे आप जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिएगा तो जदयू पार्टी जो कि बिहार में दो ही पार्टी जो है ना, ज्यादातर ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी है, मगर सबसे बड़ी पार्टी के नाम में अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी पार्टी है। आप लोग को याद रखना है। तेज प्रताप के पास देखिए, तेज प्रताप भाई जो है ना, वो तेजू भैया जो हैं, उनके पास पर्यावरण एवं वन विभाग, बाबू पर्यावरण एवं आप लोग को वन विभाग देखने को मिलता है। तो पर्यावरण एवं वन विभाग की अगर बात करते हैं तो उसके अगर बात करें तो वो आपको तेजस्वी प्रसाद यादव के बड़े भाई हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव तो छोटे भाई है ना, तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं लालू का। तो लालू के बड़का बेटा जो है वो क्या है भाई? तो वो जो है आप लोग को जो है मंत्री हैं कौन सा? तो पर्यावरण एवं वन विभाग का। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, नीतीश कुमार जी। और लालू प्रसाद यादव जो है ये 12वीं बार लगातार क्या बने हुए हैं? तो 12वीं बार लगातार जो है अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आरजेडी का अध्यक्ष कौन है? तो आरजेडी का अध्यक्ष जो है वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं लालू प्रसाद यादव। आपको बताते चले कि जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेगा तो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को बताना है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को बताना है। उसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पे
तो यहाँ पर जदयू के बाद कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन देखने को मिलेगा? वर्तमान में कांग्रेस, जो कि आप लोग को राष्ट्रीय पार्टी, जैसे आपका जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, समझ में आना चाहिए, ये स्टेट स्तर का पार्टी है। तो अभी तक वर्तमान में अगर बात करें, भारत में 8 ही ऐसे पार्टी हैं जो कि नेशनल लेवल का दर्जा मिला हुआ है। जैसे बात करें हम लोग कि कौन कौन सा, तो एक तो आपका जो है कांग्रेस हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, तो ये सब है। मगर आरजेडी और ये सब नेशनल लेवल का नहीं है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो है अभी वर्तमान में अगर बोला जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे देखिएगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक और चीज बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये गांधी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे अभी देखिएगा तो सभी का सभी जो है कब्जा तो था पहले से, यानी कि पहले से आप देखे होंगे कि सोनिया गांधी लगातार जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे 1998 से लेकर लगभग में बोल सकते हैं 1998 से 2017 तक रहे थे। उसके बाद जो है राहुल गांधी बने थे, जो कि फिर उसके बाद त्यागपत्र देते हैं, फिर बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जानते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट किनको हराए थे? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ना, ये हराए थे आप लोग को शशि थरूर का। शशि थरूर जाना माना नाम है कांग्रेस पार्टी में। और एक पद बच गया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन देखने को मिलता है? तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो आप लोग को कौन देखने को मिलते हैं? जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा बोलते हैं उनको। तो आप लोग को 4 पार्टी के कम से कम याद रखिएगा। आरजेडी का तो लालू प्रसाद यादव, जदयू का राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हो जाएंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस पार्टी का। और एक और आपको क्या याद रखना है? तो एक और आप लोग को याद रखना है जो कि भारतीय जनता पार्टी। तो ये सब सवाल जो भी बिहार से रिलेटेड बनेगा उसको कवर करेंगे। मिथिला हाट जानते हैं कैसा देखने मिलेगा? इस तरह का रहेगा आपको। आज ही इसका लोकार्पण होने वाला है, तो आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि लोकार्पण किया जाएगा। और ये पिक्चरों में जानते हैं कौन है? ये जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं संजय कुमार झा। हमेशा एकदम चर्चा में रहेंगे, जहां भी नीतीश कुमार जाएंगे इनका साथ लेके जाते हैं भाई, इनको साथ में लेके जाते हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दो आप लोग। आज कुछ रिकॉर्ड बनाना है, आज देखते हैं कितना लोगों को आप जोड़ पाते हैं, कितना लोगों को जोड़ पाते हैं आप लोग। जल्दी से एक बार अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर एक एक बच्चों को जोड़ेंगे तो हम लोग दुगना परिवार हो जाएंगे अभी तुरंत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संजय कुमार झा जल संसाधन विभाग के मंत्री। और देखिएगा बिहार में 2 अभी यात्रा चल रहा है। एक तो समाधान यात्रा चल रहा है, जो कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जनता दल यूनाइटेड पार्टी के द्वारा। और इसकी शुरुआत कहां से हुआ था? तो पश्चिमी चंपारण से। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है ना, भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है। ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में चला रहा है, मगर बिहार में बोलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा कहां से शुरू हुआ है? तो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुआ है वो कहां से शुरू हुआ था? बांका से शुरू हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखो क्या है। अगला देखो, अगला सवाल 2 नंबर। बोला कि हाल ही में मरहूम गुलाम सरवर की जयंती मनाया गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो जयंती मनाया गया, कब मनाया गया? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जयंती मनाया गया। और इस वर्ष अगर बात करें 2023 में कितनवीं जयंती मनाया गया? तो 96वीं जयंती। 96वीं जयंती मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। और इनका जो जन्म दिवस होता है उसको उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो जन्म दिवस होता है ये उर्दू दिवस। हम आप लोग को बता दें यहाँ पे कि जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा बाबू, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो। एकदम जो जो ऑथेंटिक सवाल है, जो पूछे जाने की संभावना है। तो बोल रहा है कि इनका संबंध, क्या ये बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे? जी हाँ, ये थे। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे? जी हाँ, थे। उर्दू के जाने माने विद्वान एवं बेबाक पत्रकार? जी हाँ, ये पत्रकारिता से भी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यह सवाल 2 नंबर था। हाल ही में मरहूम गुलाम सरवर की जयंती मनाई गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी थे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी थे, उर्दू के जाने माने विद्वान एवं बेबाक पत्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी। और 10 जनवरी को इनका जयंती जो 2023 में 96वीं हुआ। और उर्दू दिवस इनके जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं। अगला सवाल 3 नंबर। बोल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2023 यानी कि जो इंदौर में आप लोग को देख रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, 17वां संस्करण जो है कहाँ पे हो रहा है? इंदौर में हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मुलाकात किए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सवाल बोल रहा था कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, पहला तो समझना है कि प्रवासी भारतीय दिवस में एक मुख्य अतिथि के रूप में आए। तो एक मुख्य जो अतिथि आए थे उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था बाबू, याद रखिएगा, मोहम्मद इरफान अली।
क्या नाम है, मोहम्मद इरफान अली, जो कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, मोहम्मद इरफान अली। और कौन आए हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो एक और व्यक्ति आए हैं जो कि जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ के आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो सूरीनाम गणराज्य का। और वहीं अगर बात करें कि जो मोहम्मद इरफान अली हैं ये कहाँ के राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, गुयाना का। गुयाना जो है आप लोग को वहाँ के राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे। और वहीं जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये सूरीनाम का। सूरीनाम गणराज्य की राजधानी कहाँ होता है, पारामारिबो। पारामारिबो, पारामारिबो आप लोग को याद रखना है। और वहीं अगर बात करें गुयाना का, जॉर्ज टाउन होता है गुयाना का। देखिए जब भी आप लोग को कैपिटल एंड करेंसी पूछा जाता है, ऐसे तो कैपिटल नहीं ज़्यादा, जो मतलब कि जो उटपटांग बोलते हैं, जो देखने में अजीब टाइप का रहेगा, तो वो नाम का केवल और केवल क्या बोलेगा, तो वो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है। तो गुआना वगैरह चर्चा में नहीं रहता है। मगर गुआना अबर चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो हो रहा है वो इंदौर में वहाँ पे भाग लेने आए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सवाल बोल रहा था चंद्रिका प्रसाद संतोखी से। अगला सवाल 4 नंबर करो आप लोग। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं संतोखी प्रसाद, आप लोग को जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी नजर आ रहे हैं। अगला सवाल, भारत में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक डॉक्टर टेहेमटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया है। इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। देखिए सबसे पहले समझेंगे कि भारत रत्न जो होता है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है भारत रत्न होता है। दूसरा पे क्या होता है बाबू, तो दूसरा पे ये थोड़ा सा जान लो आप लोग, पद्म विभूषण जो होता है ये दूसरा नंबर पे आएगा। पद्म विभूषण जो आएगा ये दूसरा नंबर पे आएगा। वहीं तीसरा पे क्या होता है, भूषण होता है, यानी कि पद्म भूषण होता है। और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है पद्मश्री। तो पहला पे कौन हो जाएगा, तो पहला पे भारत रत्न हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज है। तो बोल रहा है सवाल कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है टेहमटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण से कब, यानी कि जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2017 में। 2017 में इनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2017 में इनको सम्मानित किया गया था। वहीं 2015 में अगर बात करें तो किनको, अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला, तो अटल बिहारी वाजपेयी को जो मिला ये आप लोग को याद रखना है 2015 में। भारत रत्न जो है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, इनको भी मिला था। कब मिला था, 2015 में मिला था। और आप लोग को इनका समाधि स्थल को हम लोग सदैव अटल बोलते हैं, सदैव अटल बोलते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। देखिए समाधि स्थल से सवाल हमेशा आता है, तो कुछ समाधि स्थल को हम लोग चर्चा में है उसको देखते हैं। जैसे आपको लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात किया जाए, लाल बहादुर शास्त्री जो कि जिनके द्वारा एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जयंती जो होता है 2 अक्टूबर को होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करें, इनका समाधि स्थल को विजय घाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, विजय घाट बोला जाता है। क्या आप लोग एक बार और सेशन को शेयर कर सकते हैं, एनीबॉडी एल्स, यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को विजय घाट बोला जाता है। और वहीं अगर बात करते हैं तो जो है इंद्र कुमार गुजराल, जो कि भारत के 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल की अगर बात करते हैं, इनका समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, स्मृति स्थल। मैं पूछते जाता हूं, आप लोग बताते रहो, स्मृति स्थल आप लोग को बताना है। चलो मैं बताता हूं आप लोगों को, यहाँ पर देखो कुछ नाम लिखता हूं। जैसे राजीव गांधी का समाधि स्थल, आप लोग बताओ। चलो जल्दी से आप लोग को बताते रहना है, राजीव गांधी का समाधि स्थल को क्या कहते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी को समाधि स्थल को क्या कहेंगे, महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहेंगे। और अगला आप लोग को याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल को क्या कहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग कवर करेंगे। राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी को कवर करेंगे। इंदिरा गांधी की अगर बात करते हैं तो क्या कहा जाएगा, तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थलवा होता है उनका का बोलल जाए, हो जल्दी से बताओ, का बोलल जाए। तो ये सब जो लैंग्वेज होता है ना, आपको बता दूं मगही वाला जो लैंग्वेज हो जाता है आप लोग को देखने को मिलता है हमारे यहाँ। मगही, मैथिली, वजिका, भोजपुरी। भोजपुरी तो पूरे भारत के अलावा विदेशों में भी बोला जाता है, लगभग में 5 करोड़ लोग बोलते हैं। तो राजीव गांधी का जो है आप लोग को क्या देखने को मिलता है, राजीव गांधी का समाधि स्थल को वीर भूमि बोला जाता है।
वीरभूमि बोला जाता है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, तो इनको जो है राजघाट बोला जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट। ज्यादातर जो आपको 90% जो आपको जो है समाधि स्थल कहाँ देखने को मिलता है, तो समाधि स्थल जो है ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ज्यादातर जो समाधि स्थल है वो आप लोग को नई दिल्ली वाला इलाका में मिलेगा, मगर महाप्रयाण घाट आप लोग को पटना में देखने को मिलेगा। मैं गया हूँ, गंगा नदी के किनारे एकदम है, एकदम पटना जो गोलघर है ना, वहां से थोड़ा सा दूरी पे आप लोग को देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी का क्या देखने को मिलता है बाबू, शक्ति स्थल। शक्ति स्थल आप लोग को याद रखना है। तो इंद्र कुमार गुजराल का अगर बोले कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनको स्मृति स्थल। विजय घाट आप लोग को यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था हम लोग चर्चा कर लिए। अगला देखो क्या सवाल बोल रहे हैं, और ये सब सवाल पूछते रहता है। किस देश के फुटबॉल टीम के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किया है। यानी कि फुटबॉल की अगर बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से ये संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो बोल रहा है कि ये कौन सा देश से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा आपको बिहार में जितने भी एग्जाम होंगे उसके मद्देनजर आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर तो रोजाना बहुत सारे बनते हैं। अब बैंकिंग का करंट अफेयर आप पढ़िएगा, जैसे कोई इंडिया लेवल का रहते हैं तो ढेर सारे करंट अफेयर को इंक्लूड कर देगा, मगर वो सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग केवल और केवल जो है जो आने वाला सवाल है उसी को कवर करेंगे। यहाँ पे ब्राजील का एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम था पेले। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। 3 बार बोल सकते हैं जो है विश्व विजेता के रूप में रहे, ओलंपिक में 3 बार विजेता के रूप में रहे। और पेले को हम लोग जो है ब्लैक पर्ल के रूप में जानते हैं। ब्लैक पर्ल के रूप में किनको जाना जाता है, तो ब्लैक पर्ल के रूप में जो है इनको पेले को जाना जाता है। और इनको जो है ना फुटबॉल का किंग कहा जाता है, फुटबॉलर ऑफ द किंग। यानी कि जो है ना ये बोल सकते हैं फुटबॉल में भगवान के रूप में अगर किन्हीं को देखा जाता है तो पेले को देखा जाता है। पुर्तगाल का एक खिलाड़ी है फुटबॉलर जिनका नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंस्टाग्राम जो बनाया है ना बाबू, ओकरो जाके ये फेल कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इनका जो है बहुत ज्यादा बोल सकते हैं 504 मिलियन हम बहुत पहले देखे थे। 504 मिलियन का मतलब है 50 करोड़ और 40 लाख लोग इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ब्लैक पर्ल के रूप में किनको जाना जाता है, पेले को, जो कि ब्राजील के जाने माने खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये निधन हो गया है, आप लोग को ये भी याद रखना है। तो आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के। अब बता दूं आपको कि सऊदी अरब जो है इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, एक क्लब है वहां पे अल नासर। अल नासर एक क्लब है, कहाँ पे, तो अल नासर एक क्लब है जो कि आप लोग को सऊदी अरब का एक क्लब है। सऊदी अरब का एक क्लब है जहां पे क्या देखने को मिला, इनके साथ जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। बहुत पैसा दिया भाई, दुनिया का सबसे बोल सकते हैं राजा, राजा बोल सकते हैं, इतना पैसा है इनके पास कि आप जितना भी खिलाड़ी देखते हैं ना, खिलाड़ी में सबसे ज्यादा। अब सोचिए कि इनको 50 करोड़ लोग तो इनको फॉलो करता है जी, इंस्टाग्राम पे चाहने वाला लोग हैं 50 करोड़ 40 लाख। अब तो बढ़ गया होगा, लगभग 10 दिन पहले मैं देखा था। तो अल नासर जो कि सऊदी अरब का है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ क्या हुआ है, तो यहाँ पर समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। तो ये अगर बात पूछे कि कितना साल के लिए अनुबंध हुआ है, तो 2025 तक के लिए हुआ है। 2025 तक के लिए हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अर्जेंटीना की अगर बात करते हैं, तो अर्जेंटीना में एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लियोनल मेसी। तो फुटबॉल से आप लोग को जो भी महानतम खिलाड़ी थे, और भी हैं हमारे यहाँ, सुनील छेत्री वगैरह का नाम सुने होंगे, तो सब धीरे धीरे आप लोग को बताएंगे। लियोनल मेसी की अगर बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना। आज हम लोग विदेशी खिलाड़ी की बात किए, तो एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है ह्यूगो लोरिस, जो कि जो है रिटायरमेंट ले लिया है, फ्रांस के रहने वाले। ब्राजील के खिलाड़ी ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को, और पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप लोग को याद रखना है। इसके बाद अर्जेंटीना की अगर बात करते हैं तो अर्जेंटीना में लियोनल मेसी आप लोग को याद रखना है। चलते हैं अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि 10 जनवरी 2023 को लाल किले पर आयोजित जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किसने किया। यानी कि यहाँ पर लाइट वगैरह चला, मैं फोटो लगाना भूल गया, आपको मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पे कि बहुत जगह जो है ना वो फोटोज वगैरह जो है वहाँ पे लाइटिंग का कमाल किया गया है। तो यहाँ पे किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पे अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अमित शाह का चुनाव क्षेत्र, जैसे कोई भी अगर मेंबर बनेगा बाबू, अगर उनको अगर मान लीजिए कैबिनेट में जगह मिला है, तो या तो उनको लोकसभा यानी कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, या तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं चुनाव क्षेत्र का, तो इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ है, तो गांधीनगर देखने को मिलता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और एक
इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, केबीसी वगैरह में पूछते रहता है कि बताओ कि आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि कौन कौन सा वैसे जगह है जिसके लास्ट में कौन कौन सा वैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसके राजधानी में नगर लगा हुआ है। जैसे आप देखिएगा, एक बहुत अच्छा बात है, गुजरात के देखिएगा गांधीनगर नगर लगा है। अरुणाचल प्रदेश के देखो तो अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर नगर लगा है ना। उसी तरह से जम्मू कश्मीर का कहाँ हो जाएगा, श्रीनगर। चलो आज हम लोग लगता है कि 200 का आंकड़ा छू लेंगे। अगर आप लोग चाहिएगा तो 200 का आंकड़ा छू सकते हैं, केवल थोड़ा सा ताकत लगाना है, दम लगाना है, और हम लोग 200 का आंकड़ा छू लेंगे। थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर कर दो आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक और सवाल पूछेगा कि लाल किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो लाल किला का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो आप लोग बताओ कि इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग। अब बताओ, इतना लोग हैं आज, तो हम इतना गदगद है मन से ना कि वाकई में लगता है कि आज मेरा मेहनत जो है कहीं ना कहीं वो सफल होने जा रहा है कि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अच्छा, एक हीर को अनब्लॉक करवा दो, हीर को अनब्लॉक करवा दो भाई। करवा देता हूँ, अभी तुरंत आपको करवा देता हूँ, अनब्लॉक करवा देता हूँ। जो भी अगर अनब्लॉक हो गए होंगे तो आपको करवा दूंगा। हीर को अनब्लॉक करवाना है ना, ठीक है। हीर नाम है ना, आईडी क्या है, हीर के नाम से। देखिए, मैं कभी भी कोई भी बच्चा को अपने परिवार की तरह समझता हूँ, और परिवार जब मेरा है तो भाई थोड़ा बहुत तो होते रहता है। तो आप लोग को तुरंत यहाँ पे कोई करवाएगा ब्लॉक, हम अनब्लॉक करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे यूनेस्को विश्व धरोहर में लाल किला को कब शामिल किया गया था। तो लाल किला को जो है 2007 में शामिल किया गया था। 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। एक और सवाल आप लोगों से पूछेगा, क्या बिहार में कोई है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। जी हाँ, बिहार में आप लोग को देखने को मिलेगा दो आपको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जो कि एक नालंदा महाविहार, और एक आपको क्या देखने को मिलता है, तो एक नालंदा महाविहार, एक महाबोधि मंदिर। और महाबोधि मंदिर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, किन्हीं को पता है तो जल्दी से बताओ। महाबोधि मंदिर वही जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो वो महाबोधि मंदिर था, बोधि ब्रिज के नीचे हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। वाकई में आज लगता है कि हम लोग 200 का टारगेट पूरा कर लेंगे। अगर 200 का टारगेट होता है तो वाकई में हमारे लिए सबसे बड़ी आज खुशी का समय रहेगा। थोड़ा सा और सेशन को शेयर कर दो आप लोग। तो चुनाव क्षेत्र अगर बात करें, हमेशा का गांधीनगर। महाबोधि मंदिर को महान जागृति मंदिर के नाम से जानते हैं, महान जागृति मंदिर के नाम से जानते हैं। और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, 2002 में शामिल किया गया था ना, 2002 में शामिल किया गया था। चलो बता दो आप लोग को 2002। और नालंदा महाविहार, आयुषी राज बहुत अच्छा आंसर किए हैं। नालंदा जो है विश्वविद्यालय नहीं होगा, नालंदा महाविहार ऐसे लिखा था, अच्छा रहता है। नालंदा महाविहार जो है आप लोग को 2016 में शामिल किया गया था। अगला सवाल करिएगा क्या बोल रहे हैं। 7 नंबर, अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किन्हें चुन लिया गया है। तो यहाँ पर देखो, अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखिएगा, जिस तरह से भारत में दो सदन होते हैं, भारत में दो सदन कौन कौन होता है, एक आपको जो होता है ऊपरी सदन होता है ना, एक आपको ऊपरी सदन यानी कि उच्च सदन बोलते हैं, ऊपरी सदन यानी कि उच्च सदन। और एक क्या होता है, एक निम्न सदन होता है। तो निम्न सदन होता है। इसी तरह से आप लोग अमेरिका में भी जाइएगा तो यहाँ पर भी दो सदन देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलेगा अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और एक आपको जो है, एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो कि एक ऊपरी सदन यानी कि उच्च सदन जो होता है। उच्च सदन की अगर बात करें तो उच्च सदन में सीनेट बोला जाता है। अमेरिका में क्या बोला जाता है, सीनेट बोला जाता है। वही अगर निम्न सदन किसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं, यानी कि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको निचला सदन बोला जाता है या निम्न सदन बोला जाता है। जैसे भारत में अगर बात करें तो निम्न सदन किसको बोलते हैं, भारत में निम्न सदन जो होता है, ये भारत में अगर बात करें तो लोकसभा को बोला जाता है। भारत में लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। और राज्यसभा, कभी कभी इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल में देखने को मिलेगा, राज्यसभा को हम लोग क्या जानते हैं, तो उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिर को भाई कर दो, हो गया, हो जाएगा, कर दिया है कि नहीं किया अभी। तो अच्छा हो जा रहा बाबू, थोड़ा देर में आप लोग को हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष किन्हें चुन लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा, तो केविन मैककार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कौन से पार्टी से संबंधित है, रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन
रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है, ये भी आप लोग को याद रखना है, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित। और ये कितनावें नंबर के अध्यक्ष बने हैं? जैसे हमारे यहाँ होता है ना भाई, हमारे यहाँ भी तो राज्यसभा का सभापति होता है, लोकसभा का होता है, ठीक है, करवा दो उसको। केविन मैकग्राथ अगर बात करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। और एक और चीज जान लीजिएगा कि ये जो है कितनवें नंबर के बने हैं, तो 55वें नंबर के हैं, 55वें नंबर के बने हैं, ये याद रखना है आप लोग को। अब देखो कुछ और सवाल हैं। उर्सुला वॉन डेर लियोन आप लोग को दिया हुआ है, क्रिस्टियन लेगार्ड दिया हुआ है, कैमला हैरिस। कैमला हैरिस जो है ये अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, ये याद रखिएगा। और क्रिस्टियन लेगार्ड की बात करें तो ये कौन है भाई, तो ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष आप लोग को देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें तो उर्सुला वॉन डेर लियोन का यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। तो ये कौन थे भाई, तीनों जो है महिला है तीनों। तो ये तीनों महिला जो है ना, फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सबसे जो है ताकतवर महिला है। ताकतवर महिला पूरे वर्ल्ड में अगर बात करते हैं फोर्ब्स के अनुसार, वो थे उर्सुला वॉन डेर लियोन जो कि यूरोपीय आयोग से संबंधित। क्रिस्टिन लेगार्ड की अगर बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हो जाएगा अध्यक्ष। और कैमला हैरिस तीसरा नंबर पर रहा। क्या भारत से कोई शामिल था? जी हाँ, निर्मला सीतारमण शामिल थे। और कितनवें नंबर पे, 36। यानी कि पूरे फोर्ब्स के द्वारा जो सूची दिया गया, उसके द्वारा फोर्ब्स के द्वारा जो सूची दिया गया उसमें 36वां नंबर पे कौन रहे, तो निर्मला सीतारमण। क्या भाई क्यों नहीं शेयर कर रहे आप लोग? इतने प्यारे विद्यार्थी आप लोग हैं मेरे, बताइए, आप लोग के लिए मैं इतना ज़्यादा है मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दो। क्या हम लोग जो है 75 तक 80 तक पहुँच सकते हैं? तो जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल, क्या हाल ही में डॉक्टर हरगोविंद खुराना की जयंती 9 जनवरी को मनाया गया, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? देखिए, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार जो होता है ये विभिन्न कैटेगरी में दिया जाता है। पहले शुरुआत समय में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था वो शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परंतु बाद में अर्थशास्त्र को भी शामिल किया जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे हाल ही में डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो कि जैव चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ये वैज्ञानिक हैं, जैव रसायन वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, इनको पद्म विभूषण भी मिला है। और यहाँ पे हम बात करें कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है। नोबेल पुरस्कार जो होता है ये किनके नाम पे है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगर किसी को बम जो होता है ना घर वगैरह उड़ाना है तो डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बोल रहे तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप जाके घर उड़ा दीजिएगा किसी को। तो यहाँ पे बोला है कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1968 में मिला था ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनके द्वारा क्या किया गया था कि आखिर मिला, तो इनके द्वारा अनुवांशिक कोड जो है ना उसको जो है कहीं ना कहीं उसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए, अनुवांशिक कोड को जो है इजाद करने के लिए, उसमें जो है रिसर्च करने के लिए इनको दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1968। और ये जाने माने रिसर्चर हैं, रिसर्चर भी हैं। और इनका जयंती जो है 9 जनवरी को जब मनाया गया, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उस समय अविभाजित भारत था। अविभाजित भारत में कहाँ हुआ था, तो अविभाजित भारत में इनका जन्म जो बात करें तो पंजाब में हुआ था। उस समय अविभाजित भारत था, पंजाब के एक जगह है रायपुर गांव में हुआ था। पंजाब में रायपुर गांव में हुआ था, 1922 में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1968 आप लोग को याद रखना है, 1968 आप लोग को याद रखना है, जो कि नोबेल पुरस्कार अनुवांशिक कोड जो होता है, अनुवांशिक कोड की भाषा को समझाने के लिए मिला था। अनुवांशिक कोड सर अगर अपने नहीं, कोई किसी को बिछड़ना नहीं है। आप लोग को हीर को जो है कोई भी अगर अगर मान लिया जब ब्लॉक होता है ना, आप गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करिए, आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा। हम बोल दिए हैं टेक्निकल टीम को, जरूर आपको कर दिया जाएगा। अब देखो कुछ ऑप्शन है। 1913 की अगर बात करते हैं, 1913 में किनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। चलो पिक्चर के माध्यम से मैं आप लोग को दिखाता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है हमारे जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन जो है, और इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान, उनको क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश का हो गया। चलो हो गया बाबू, आप लोग को मैं करवा दिया हूँ। जिनको भी था ना, जिनको कोई भी अगर ब्लॉक होते हैं तो आप बताइएगा मेरे को, मगर गलत नहीं करना है, अगला टीचर को जाके परेशान नहीं करना, क्योंकि आप लोग परेशान किए होंगे तभी जो है आपको क्या हो गया होगा। चलिए आपको हो गया है, ज्यादा होगा।
चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है हाल ही में डॉक्टर हरगोविंद खुराना की जयंती 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1922 को इनका जन्म। अविभाजित बिहार जो भारत बोल सकते हैं ना, अविभाजित भारत के पंजाब के रायपुर में हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। उससे पहले आप लोग को जितने भी नोबेल पुरस्कार भारतीय जीते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो पिक्चर में देख रहे हैं ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, भारत के ऐसे व्यक्ति हैं। क्या आज हम लोग 200 का आंकड़ा छू लेंगे? वाकई में लगता है कि वो कहीं दूर नहीं है, आप लोग चाहिएगा तो वो आंकड़ा छू सकते हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर से क्या क्या सवाल बनेगा। पहला तो याद रखिएगा कि ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1913 में। किस लिए मिला था भाई? कोई अच्छा काम किए होंगे तभी तो नोबेल पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, इनके द्वारा जो है साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नामक एक साहित्य उपन्यास लिखे थे उसके लिए, तो 1913। इसके बाद बोलेगा कि भारत के प्रथम महिला का नाम बता दो, भारत की प्रथम महिला का नाम बता दो जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो है मदर टेरेसा। और भारत की प्रथम महिला है ये है जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो बोलेगा कि भारत की पहली महिला, देखिए ये मैसेडोनिया की रहने वाली थी मगर भारत में आके रह जाती है और भारत की ही हो जाती है। तो यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को, जिनको शांति के क्षेत्र में मिला था, यानी कि पीस के लिए मिला था। कब मिला था? 1979 में, 1979 में मिला था, ये भी आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को दिया गया था, ये भी याद रखना है। रेमन मैग्सेसे भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ पे सीवी रमन, सीवी रमन जो रमन प्रभाव का खोज किए थे। तो रमन प्रभाव को खोज करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रमन प्रभाव के खोज के लिए इनको, सीवी रमन को जो है 1930 में मिला था, क्योंकि इनके द्वारा जो है ना, इनके द्वारा 28 फरवरी को वो समय था, 28 फरवरी 1928 का वो समय था जब रमन प्रभाव का खोज किया गया था। और इसी के 2 साल बाद, यानी कि इसी के 2 साल बाद इनको क्या हो जाता है, तो सीवी रमन को क्या मिलता है, तो रमन प्रभाव के लिए जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है 1930। आपको डेट के साथ मेंशन करना है। और किस कैटेगरी में मिला था, तो ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या है, यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है अमर्त्य सेन। आप लोग चाहिएगा तो वाकई में 200 का आंकड़ा हम लोग सोच सकते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। अगला है आप लोग को अमर्त्य सेन का, अगर बात करें तो इनको आर्थिक विज्ञान का मतलब इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है इनको जो है 1998 में, यानी कि 1998 में मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को, ये भी आप लोग को याद रखना है। और अगला देखो यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इनका नाम अगर बात करें कैलाश सत्यार्थी, बार बार नाम जो आ जाता है ना, कैलाश खेर का, जो जाने माने गायक हैं कैलाश खेर, आपको नाम आपको पता होगा। तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी के और उनमें कंफ्यूजन नहीं होना, इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में मिला था, 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला था। ये भी याद रखना है कि कौन सा कैटेगरी में मिला था। और 2022 का नोबेल पुरस्कार में पढ़ा दिया हूँ आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको जाके सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर पूछता आप लोगों तो याद रखिएगा कि इनको बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से देश में जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं लिप्त हो जाते हैं, मजदूरी कराया जाता है उनको, उनको बचाने के लिए, उनके बाल अधिकार को लोगों को जागरूक करने के लिए इनको मिला था। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। एक बार सेशन को शेयर करो आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं, क्या 175 तक हम लोग पहुंच सकते हैं? वाकई में आप लोग वो करके दिखाएं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूंगा आप लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अगला सवाल देखिएगा, बोला भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाया जाता है, इनका समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? देखिए इनका जन्म की अगर बात करें तो 1904 में इनका जन्म हुआ था। 1904 में कब हुआ था? 11 जनवरी को हुआ था ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुण्यतिथि बोल रहा है ना, जन्म अगर बोलेगा तो 2 अक्टूबर हो जाएगा ना, 2 अक्टूबर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, 1904 में हुआ था। वहीं पुण्यतिथि की अगर बात करें, पुण्यतिथि का मतलब क्या होता है? पुण्यतिथि का मतलब निधन हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति को निधन होता है तो पुण्यतिथि बताइएगा। और पुण्यतिथि की अगर बात करते हैं तो इनका पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को, 11 जनवरी 1966 को इनको जो है निधन हो जाता है। और निधन जो है, इनका निधन जो है कहीं ना कहीं अभी भी गुत्थी सुलझ नहीं पाया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री का, जिनके द्वारा एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। और जिस दिन महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है उसी दिन इनका भी जयंती मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। और 1904 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका पुण्यतिथि 1900 बोल सकते हैं, मृत्यु जो हुआ था 1966 में। और 11 जनवरी को इनका पुण्यतिथि होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इनका जो है जैसे राजघाट की अगर बात करते हैं, ये किनका समाधि स्थल है, तो ये तो बता दिया हूँ अभी, महात्मा गांधी का। और यहाँ पे राइट आंसर विजय घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बहुत सादे स्वभाव के व्यक्ति थे, ये भी आपको पता है ना, लाल बहादुर शास्त्री से हम लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि इतना शांत रहने वाला व्यक्ति, चेहरा पे मतलब बोल सकते हैं एकदम लगते हैं ना कि एकदम, जो गौ बोला जाता है हमारे यहाँ गाय जैसा लग रहा है, मतलब गाय को मतलब सीधा समझा जाता है हमारे यहाँ। अगला देखिएगा क्या है, अगला सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों को गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। देखिए एरो इंडिया 2023 जो होगा ना, फरवरी में होगा, कहाँ पे होगा, बेंगलुरु में होगा। परंतु अभी क्या हुआ कि उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन किया गया। तो ये बोल रहा है कि इसकी अध्यक्षता की कहाँ पे हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे संबोधन दिया गया, जहाँ पे 80 से ज़्यादा देश के लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, वहाँ पे भाग लिए। और आपको बताते चले कि दुनिया भर के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है, किस लिए, तो ये जो 13 से लेकर 17 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में होना है क्या, तो एरो इंडिया होना है। एरो इंडिया 2023 होना है, कहाँ पे, बेंगलुरु में होगा, फरवरी महीना में होगा। उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन टाइप का एक छोटा सा कराया गया, आयोजन कराया गया था, और दुनिया भर के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो एरो इंडिया जो बेंगलुरु में आयोजन होगा, वहाँ पे लगभग में 645 लोग आएंगे, 645 लोग आएंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखो, बोल रहा है 11 नंबर, भारत की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसके निर्देशक का नाम क्या है। आप लोग देखे होंगे कश्मीर जो मूवी आया था, कश्मीर फाइल्स मूवी आया था, बहुत सारा जो है यहाँ पे मूवी जो है तहलका मचाया हुआ था द कश्मीर फाइल्स को। तो यहाँ पे बोल रहा है शॉर्टलिस्टेड किया गया है, इसके निर्देशक का नाम क्या है, तो विवेक अग्निहोत्री हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा और फिल्म है जिसको शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिसमें एस राजामौली की फिल्म जो है, ये निर्देशक है RRR, यानी RRR मूवी देखे थे। अगर आप लोग देखे होंगे, मूवी के शौकीन होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। और संजय लीला भंसाली का जो मूवी था, वो था क्या था, एक काठियावाड़ ही था, क्या नाम था उसका भाई, एक जो है आलिया भट्ट जो है ना, वो आप लोग को जो है यहाँ पे रोल निभाई थी। चलो जल्दी से बताओ वो मूवी का नाम क्या था आप लोग को। विवेक अग्निहोत्री का मूवी था द कश्मीर फाइल्स, और एक मूवी था कंतारा मूवी, जो कि पूरा बवाल मचाए हुए है। कंतारा मूवी जो है, इसके लिए ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में हुआ है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है, कंतारा जो है ऋषभ शेट्टी का जो निर्देशन में बना है, उसको भी शॉर्टलिस्टेड किया गया है। संजय लीला भंसाली का बताओ जल्दी से, उसमें हाँ गंगू भाई नाम है ना, वो गंगू भाई है, नाम जो है थोड़ा सा टेढ़ा है। मैं तो मूवी देखता नहीं हूँ, आप लोग देखते होंगे तो आपको पता है। चारों मूवी में से कौन मूवी आप लोग देखे हैं, बताओ जल्दी से। इसका नाम था काठियावाड़ था ना, गंगू भाई काठियावाड़, आप लोग को याद रखना है। तो ये सब मूवी जो है ना, काठियावाड़, ये सब मूवी जो है कहीं ना कहीं जो है वहां पर क्या किया गया है, तो वहां पर गया है। एक तो आपको ऋषभ शेट्टी के कंतारा है, इसको शॉर्टलिस्टेड किया गया, अभी मिला नहीं है, शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री की, अगर बात करें द कश्मीर फाइल्स, संजय लीला भंसाली का गंगूबाई काठियावाड़ हो जाएगा, और RRR जो है SS राजामौली का हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 12 नंबर है। चलो 12 नंबर सवाल यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर जो देख रहे हैं द कश्मीर फाइल्स का है। कौन सा मूवी का है, तो द कश्मीर फाइल्स उसके लिए मिला है ना, वो अभी जाएगा, बहुत सारे अवार्ड भी जीता है ये मूवी। अगला देखिएगा, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहले टीका का मंजूरी दिया है। देखिए अमेरिका वाला जो जगह है, वहाँ पे मधुमक्खी से जो रोग वगैरह हो रहा है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे अमेरिका, केवल याद रखिएगा कि मधुमक्खियों के लिए पहला टीका कौन बनाया है, तो अमेरिका के द्वारा। अब चलो एक सवाल जो साइंस का सवाल है, चलो जल्दी से बता दो आप लोग, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन, देखिएगा मधुमक्खी को क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है, BEE। तो बी से पहले क्या होता है, ए आता है। तो यहाँ पर याद रखने के लिए एपी कल्चर याद रख सकते हैं, एपी कल्चर बोला जाता है, एपी कल्चर। तो ये सवाल लगता है ना कि कम से कम 20 बार से कम नहीं पूछा गया है, जितने भी विभिन्न एग्जाम होते हैं वहाँ पे 20 बार से ज़्यादा पूछा गया है। तो हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहले टीका का मंजूरी दिया है, तो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी जो बाइडन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एपी कल्चर आप लोग को याद रखना है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि अब से जो भी क्लासेज ये चल रहा है, आप लोग को 8 बजे से संचालित होगा। पहले ये क्लासेज 7 बजे चलता था, अब आप लोग के बीच में मैं 8 बजे जुड़ूंगा, और बिहार करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर कराऊंगा, ताकि आप लोग को हर एग्जाम में वो सवाल पूछा जाता है। और यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बी जो है अप्रूव किया गया है, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट, US के द्वारा।
आपको बता दूं कि जो नए विद्यार्थी हैं उनको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ आप लोग को बहुत ही कम कीमत में आपको 68वां बीपीएससी पीटी के लिए कोर्स है, जिसको आप लोग जुड़ने के लिए मात्र 599 रुपये पे करके जुड़ सकते हैं। जहाँ पे आपको लाइव क्लासेज जो है डेली में जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, प्रिंट पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा। और बिहार मद्य निषेध का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको मात्र 499 रुपया पे करके जुड़ना है। और नालंदा बैच जहाँ पीटी प्लस मेंस दोनों की तैयारी करना है तो आप लोग को मात्र 999 रुपया पे करना होगा, और उसके लिए कोड अप्लाई करिएगा बीपीएससी 25, नहीं तो बहुत महंगा दिखाएगा आप लोग को। और इसके अलावा जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई है। तो घड़ी का इंतजार था आप लोगों की कि सर कब आप लोग को कांस्टेबल का बैच जो है लॉन्च कर रहे हैं या बिहार दरोगा का। तो बिहार दरोगा का बैच जो है लॉन्च हो गया है, जिसका नाम रखे हैं मिशन राजगीर बैच, यानी कि राजगीर चलना है सभी लोग को। तो आप लोग को हीर को करवा दिया गया है भाई, अनब्लॉक करवा दिया गया है, आप उनको चेक करने के लिए बोल दो एक बार। तो यहाँ पे लाइव अगर बात करें, यहाँ पे लाइव क्लासेज मिलेगा आप लोग को, क्लास पीडीएफ है, डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्विज मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, स्टडी प्लान के बारे में जो भी शिक्षक होंगे वो बताते रहेंगे यहाँ पे। हाँ, फ्री भी चलेगा आप लोगों का क्लास, ऐसा नहीं है कि बिना जुड़े हुए भी आप लोग देख सकते हैं, मगर ये क्लास से जुड़िएगा ना तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है आप लोग को। तो मात्र 749 रुपया थोड़ी ज़्यादा है भाई, थोड़ा सा तो है। आप लोग को एक महीना का जो है ना, जो बोल सकते हैं कि जो लड़के लोग हैं ना, लड़के लोग अब अगर मूवी देखते हैं उनका बच जाएगा, और महिला लोग श्रृंगार करती है वो 749 रुपया श्रृंगार पे खर्चा नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। तो मिशन राजगीर बैच में दरोगा के लिए आपको मात्र 749 रुपया, और वहीं मिशन राजगीर बैच में कांस्टेबल बैच से जुड़ने के लिए आपको पे करना होगा मात्र 525। यानी 525 रुपये क्या है भाई, कुछ है नहीं ना है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है। अगला आप लोग को, जैसा कि आप लोग को क्विज, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहता है, लास्ट में हम लोग क्विज को देखते हैं। तो चलिए क्विज का आंसर करते हैं। कौन कौन सा सवाल था। फ्रांस की लग्जरी ब्रांड लुइस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। इसका डायरेक्ट सवाल ये ऑलरेडी मैं पहले पढ़ाया हुआ रहता हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर दीपिका पादुकोण हो जाएगा ना, दीपिका पादुकोण, जो कि रणवीर सिंह का नाम सुने हैं ना, रणवीर सिंह का पत्नी है दीपिका पादुकोण ना। तो आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए ई पुस्तकालय की शुरुआत किया गया, इस पोर्टल का नाम क्या है। यानी कि एक ऐसा पोर्टल शुरू किया गया था जिसमें शिक्षक भी रहेंगे और बच्चे भी रहेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, तो दोनों आपस में मिल के जो है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुस्तकालय को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि कोई किताब वगैरह। तो ई लोटस पोर्टल नाम रखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया। तो मिलन 2022 का आयोजन किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था, विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कहिएगा सर इसको डिटेल में क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि डिटेल में इसलिए नहीं बताते कि ऑलरेडी पहले क्लासेज में बताया हुआ रहता है, और यहाँ पे केवल हम लोग रिवीजन करते हैं, आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या सवाल है जो आप लोगों से पूछा जाएगा। विशाखापट्टनम जो है ये दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, तो विशाखापट्टनम देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करते हैं तो ये कितनावां रेलवे जोन है, 18वां रेलवे जोन है। अभी भारत में कितने रेलवे जोन है, तो 18वां, 18 रेलवे जोन है। तो 18 रेलवे जोन की अगर बात करें दक्षिण तट रेलवे। चलो मैं कुछ रेलवे जोन का नाम लिखता हूँ, देखता हूँ कितने लोग हैं। स्पीडी खोलते हैं तो पहला पन्ना पे आपको नजर आता है। तो बताओ आप लोग को कि पहला आप लोग को उत्तर रेलवे का मुख्यालय बताओ। चलो मैं ज्यादा नहीं, आपको 8 से 10 सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ किनको याद है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय बताओ। फिर आपको पूर्व रेलवे का बताओ, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, आप लोग को देखता हूँ कौन आंसर बताता है। उत्तर रेलवे, ये किसी एग्जाम में पूछता है, यहाँ तक कि आईएएस में पूछा हुआ है, आईएएस का एग्जाम में भी पूछा हुआ है। उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे का अगर बात करें, पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मध्य रेलवे का, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा, मध्य रेलवे। और एक और आप लोग को याद रखना है, दक्षिण रेलवे का कहाँ पर देखने को मिलेगा, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। और ये रेलवे जोन है भाई, कभी चेंज नहीं होगा, तो एक बार मेहनत करके याद कर लो ना, याद कर लोगे जीवन भर आपका हो जाएगा ये। तो देखिएगा मध्य रेलवे का और पश्चिम रेलवे दोनों जो होता है ना, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, तो ये मुंबई हो जाता है, मुंबई हो जाता है। एक का कहाँ पे होता है, एक का आप लोग को चर्च गेट देखने को मिलता है ना, चर्च गेट वाला इलाका है वहां पे। एक आपको छत्रपति शिवाजी महाराज, मगर आपको केवल मुंबई याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें पूर्व रेलवे की अगर बात करते हैं, तो पूर्व रेलवे की अगर बात करते हैं तो ये कोलकाता देखने को मिलेगा, कोलकाता। जैसे कोलकाता मेट्रो का भी कोलकाता देखने को मिलता है, पूर्व रेलवे का भी कोलकाता देखने को मिलता है।
उत्तर रेलवे की अगर बात करते हैं तो उत्तर रेलवे को नई दिल्ली देखने को मिलता है, उत्तर रेलवे को नई दिल्ली हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। दक्षिण रेलवे की अगर बात करते हैं तो चेन्नई देखने को मिलता है, चेन्नई देखने को मिलता है। और एक अपना बिहार में भी रेलवे जोन आता है जो बिलोंग करता है, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्व मध्य रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे का अगर हेडक्वार्टर अगर बोले तो कहाँ पे बताइएगा, वैशाली जिला में आता है, हाजीपुर में। तो ये रेलवे जोन से सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। और आप लोगों से एक और सवाल पूछा जाएगा कि बता दो कि उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा, उत्तर मध्य। तो बहुत सारे रेलवे जोन है, मुझे तो पूरा बढ़िया से याद हो गया है क्योंकि मैं मेहनत किया था, क्योंकि ये ऐसा है ना, बार बार भूलिएगा। उत्तर मध्य की अगर बात करें तो उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ पे हो जाता है, तो उत्तर मध्य रेलवे का आप लोग को जो है, ये आप लोग को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज देखने को मिलेगा, प्रयागराज देखने को मिलेगा। वहीं अगर बोल दे कि बताइएगा दक्षिण मध्य रेलवे का, दक्षिण मध्य रेलवे का बताओ, तो दक्षिण मध्य रेलवे का क्या हो जाएगा, तो दक्षिण मध्य रेलवे। क्या आप लोगों को याद नहीं है? नहीं याद होगा तो बोलिएगा, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर किन्हीं को नहीं पता होगा तो मैं आपको एक स्पेशल सेशन लेके आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा ताकि आप लोग को याद हो जाए। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर अगर बात करें तो ये आप लोग को सिकंदराबाद देखने को मिलेगा, सिकंदराबाद। तो देखिए कितना ज्यादा, आखिर तो ये भी तो याद ही करना है ना, याद नहीं है, याद नहीं होगा तो बताओ, मैं आपको करवा दूंगा अगला बार जो भी आपका क्लासेज होगा वहां पे मैं करवा दूंगा। आप लोग को कोई वैसा प्रेशर नहीं लेना है, आप लोग को याद में करा दूंगा जिस तरह से मुझे याद है आपको भी याद करा। जैसे पूर्व रेलवे, जैसे आप पूर्वोत्तर रेलवे सुने होंगे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जैसे पूर्व रेलवे की अगर बात करें गोरखपुर देखने को मिलता है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी देखने को मिल जाता है, फिर दक्षिण पूर्व होता है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे होता है। तो बहुत सारा चीज आप लोग को पढ़ना है, नहीं याद है, चलो याद नहीं होता है, मैं आपको से वादा करता हूँ कि आपको करवा दूंगा याद, याद करवाना मेरी जिम्मेवारी है, मैं आप लोग को याद करवा दूंगा। हाँ, ये याद करवा दूंगा, आप लोग केवल जुड़े रहिए, आप लोग को याद करा दूंगा एक एक, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना उसी तरह से आप लोग 18 का 18 छाप दीजिएगा। दक्षिण रेलवे चेन्नई, अभी जितना लिखा है उतना याद कर लेना। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे ये मुंबई में, दक्षिण तट रेलवे जो है विशाखापट्टनम में, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। अगले जो भी क्लासेज होगा ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे, ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद कर देंगे। हाँ, दरोगा बैच आ गया है ना, दरोगा बैच के लिए आप लोग को ज्वाइन करना है, मात्र कितना फी रखा गया है तो उसके बारे में आप लोग को बता दिया हूँ, पुनः मैं बता दूंगा दरोगा बैच के बारे में। दरोगा बैच के बारे में जो बच्चे को डिमांड है, दरोगा बैच मात्र 749 रुपया में आप लोग जुड़ सकते हैं, मात्र 749 रुपया में आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा 525 रुपया में जो है कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर सवाल का भी आंसर आप लोग को करना है, ये 4 हो गया ना, ये 3 में बता दिया आंसर, 4 नंबर को देखो क्या बोल रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है, तो जीआई टैग की अगर बात करते हैं तो ये अलीबाग सफेद प्याज को मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें गमोसा का मतलब होता है गमछा, जो हमारे यहाँ है ना गमछा, देखे ही में भले ही हम गवार लगते हैं, ये गमछे से हम रंगदार लगते हैं, तो वो गाना जो है बहुत पॉपुलर भी हुआ था। तो ये गमछा जो है कहाँ का गमछा को जीआई टैग मिला है, तो ये असम की गमछा को जीआई टैग मिला हुआ है। वहीं लद्दाख का रक्ते खुबानी, रक्त से खुबानी जो है लद्दाख का है, एक तरह का ड्राई फ्रूट है, उसको मिला हुआ है। और आपको चलो जल्दी से बता दो, तंदूर रेड ग्राम को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये कौन सा राज्य से संबंधित है। तंदूर रेड ग्राम के बारे में अगर आप जानते हैं तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो तंदूर रेड ग्राम के बारे में आप लोग को बताइए। तंदूर रेड ग्राम जो है, इसको जो है अरहर की एक प्रकार का दाल ही होता है। तो किन्हीं को पता है तो बताइएगा इसका आंसर। चलो अगला देखो क्या बोल रहा है, वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। वीर बाल दिवस जो होता है ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किन्हीं को पता है, चलिए बहुत अच्छा आंसर, एम, एम मतलब क्या भाई, पूरा नाम लिख दो भाई, तेलंगाना यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। यानी कि पूछेगा कहाँ का है आप लोग को, तो एक अरहर के प्रकार है जो तंदूर रेड ग्राम बोलते हैं उसको, तेलंगाना का। चलिए जितने लोग देख रहे हैं बताओ, इतने लोग देख रहे हैं और सेशन पे लाइक नहीं किए हैं, क्या मतलब हमसे कुछ दुश्मनी तो नहीं होगा आपको, इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ न कुछ आप लोग भी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बाद में शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं राजकुमार का जो है आंसर सही आया था, जो कि कहाँ से, रोहतास से जुड़ते हैं। काजल जो कि मुजफ्फरपुर से हैं, इनका भी आंसर सही आया था। और यहाँ पे और लोगों की बात करें तो यहाँ पे छोटी दरिया की कश्ती, चांदनी जो है, चंदन आयान का आंसर आया था, विपिन कुमार जो कि आप लोग को है, मोनिका कुमारी, प्रियंका भारती का आंसर सही आया था, और जन्नतु उल बकी का आंसर सही आया था, कोमल शर्मा का आंसर आया था, शालिनी देवी, और आपको अभिलाषा सी का आंसर आया था। तो बहुत सारे लोग आंसर करते हैं। रश्मि शर्मा का आंसर आया था सही, गणित कुमार का, धीरज कुमार का,
समिया का आंसर आया था। इसके अलावा रोशन कुमार वर्मा का, प्रियंका भारती का आंसर आया था। तो जिनका भी आंसर सही रहता है उनको मैं जरूर यहाँ पे बोलता हूँ। तो चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं, अब देखिएगा जैसा कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन में हमें पता है कि बच्चों को होमवर्क जब तक नहीं दिया जाए तब तक उसको मन नहीं लगता है। तो होमवर्क के रूप में लास्ट में सेशन को हम लोग होमवर्क के रूप में देखते हैं और जिसका टारगेट रहता है सरकारी नौकरी। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। इसका आंसर आप लोग को अभी नहीं करना होता है, कमेंट सेक्शन में करना होता है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर लिखिएगा आज का उत्तर। वहां पर क्या लिखना है, आज का उत्तर जाकर लिखिएगा और वहां पर जाकर मेंशन कर दीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके लिखिएगा। अपना नाम भी लिख दीजिएगा और जहां से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हें चुना गया। अभी आंसर नहीं करना है, अभी आंसर नहीं करना है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करना है। 2 नंबर सवाल बोल रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी सीजन 2022-23 के फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर खिताब किसने जीता है। महाराष्ट्र को हराया था, किसने महाराष्ट्र को हराकर दूसरी बार जीता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला सवाल देखो, नागालैंड राज्य जो है, नागालैंड राज्य के बारे में बोल रहा है कि 2022 में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया, 16वां राज्य के रूप में यह बना था। तो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यानी कि नागालैंड राज्य 2022 में अपना 60वां स्थापना दिवस कब मनाएगा, इसका राइट आंसर करना है। अगला है 4 नंबर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिलई कला की शुरुआत हुई थी। चिलई कला जो कि ठंड के मौसम में होता है, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। और जिनका भी सही आंसर रहता है उनका नाम जो है यहाँ पे जरूर बुलाया जाता है। एक आध को प्रश्न अगर गलती हो जाए आप लोग को तो उनको नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो अगला सवाल है, बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 6 दिसंबर 1945 को हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये 5 सवाल आप लोगों से मैं पूछा हूँ, पांचों का आंसर कहाँ पे करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। और जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, किसी भी तरह का बैच से रिलेटेड, चाहे आपका मिशन राजगीर बैच में कांस्टेबल का हो या आपको बिहार दरोगा का जो नंबर चल रहा है वहां से आप लोग को संपर्क करना है। और आप लोग को बीपीएससी अगर 68वीं पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बीपीएससी एग्जामपुर सुनहरा मौका दे रहा है, आप लोग जरूर संपर्क कर लीजिए। तो ये आज का सेशन कैसा लगा, आज का सेशन जल्दी से बताओ आप लोग, आज का सेशन कैसा लगा। और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो ये नंबर दिया गया है, अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो ये नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई दिक्कत। मेरा नाम नहीं रहता है, लकी वर्मा क्यों नहीं रहता भाई, आप गलती किए थे क्या। अक्षय सर का क्लासेज आज से स्टार्ट होने वाला है, अक्षय सर का क्लासेज आज से स्टार्ट होने वाला है। चलो एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है जल्दी से बता दीजिए आप लोग। और इसी के साथ मैं आप लोग को सेशन को इन करूंगा। आपको बताते चले कि ये सेशन जो है आप लोग के बीच में मैं 8 बजे सुबह लेकर आता हूँ, सुबह 8 बजे लेकर आता हूँ। जो भी लाइक बटन को प्रेस नहीं किए हैं जल्दी से आप लोग लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने स्टेटस के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग को देखते रहना है एग्जामपुर। धन्यवाद।